गुड मॉर्निंग। आज हम लोग इतिहास की शुरुआत करेंगे। इतिहास को पढ़ने से पहले पहले हम उसके बारे में कुछ जानेंगे कि कैसे इतिहास को पढ़ना है। इतिहास बड़ा बोरिंग चैप्टर होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट को लगता है, लेकिन ऐसा है नहीं। इसलिए कि हम इतिहास को सही तरीके से पढ़ते नहीं। अगर इतिहास को अगर हम सीक्वेंस से पढ़ें तो इतनी भी समस्या ना हो जितनी समस्या होती है। अगर हम डेटों को, जो भी ईस्वी सन है, अगर उसको हम लाइन से अगर हम याद करें तो उतनी समस्या नहीं होगी। तो पहले हम जानेंगे कि इतिहास को पढ़ते कैसे हैं, इतिहास को कितने भागों में पढ़ना है, कौन प्राचीन है, कौन मध्यकालीन है, कौन आधुनिक है, कौन सा वंश किस वंश में आता है, ये जानना है। तो पहले हम लोग उसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले इतिहास को 3 भाग में बांटने का श्रेय जर्मन इतिहासकार क्रिस्टोफ सेलियरस को जाता है। ये जर्मन के इतिहासकार थे जिन्होंने इतिहास को 3 भागों में बांटा था। इनका नाम है क्रिस्टोफ सेलियरस। इतिहास को 3 भाग में पढ़ने के लिए प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास में हम पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास की शुरुआत हम तब से करते हैं जब से आदि मानव है। आदि मानव के आगमन से लेके हम होमोसेपियंस कह लीजिए, होमोसेपियंस जिसको ज्ञानी मानव कहा जाता है, उनके इतिहास से लेकर 1206 तक के ईस्वी को हम प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं। इसमें हम हर्यक वंश, मौर्य वंश, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इस तरह से वंशों को पढ़ते हैं और ये पढ़ते पढ़ते 1206 ईस्वी में आ जाते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है प्राचीन मध्यकालीन इतिहास। मध्यकालीन इतिहास में जब भारत में मुसलमानों का आगमन हुआ, वहाँ से लेकर और जो वंश भारत में स्थापित हुए, ऐसे तो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम भारत में पहला आक्रमण किया था, लेकिन उसका बस वो लूटपाट करके चला गया, अस्थायी रूप से बसा नहीं। लेकिन मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो जब मोहम्मद गौरी यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान को हराया, उसके बाद अपना एक गुलाम यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़ के गया, तो वो एक वंश की स्थापना किया, उसका नाम है गुलाम वंश, जिसको ममलूक वंश भी कहते हैं। तो गुलाम वंश से इतिहास की शुरुआत होती है, मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत होती है। तो मध्यकालीन इतिहास में हमें 2 वंशों को पढ़ना है या 2 काल को पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है सल्तनत काल, उसके बाद है मुगल काल। ये है सल्तनत काल, ये है मुगल काल। तो 1206 से लेकर 1526 तक के कार्यकाल को पढ़ना है सल्तनत काल में, और 1526 से लेकर 1707 तक के कालकाल को पढ़ना है मुगल, ये मतलब 1857 तक के कार्यकाल को मुगल काल में पढ़ना है। लेकिन मध्यकालीन इतिहास 1206 से लेकर 1707 है। उसके बाद 1707 के बाद हम आधुनिक इतिहास पढ़ते हैं 1947 तक। तो मध्यकालीन इतिहास में 2 वंश, सल्तनत काल और मुगल काल है। सल्तनत काल का कार्यकाल है 1206 से लेकर 1526 तक। सल्तनत काल में हमें 5 वंश को पढ़ना है। पहला है गुलाम वंश, जिसका कार्यकाल है 1206 से लेकर 1290 तक। इसको ममलूक वंश भी कहते हैं, गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहते हैं। उसके बाद आए खिलजी वंश 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक। खिलजी के बाद तुगलक आए 1320 से लेकर 1398 तक। उसके बाद सैयद वंश आए 1414 से लेकर 1451 तक, और फिर लोधी वंश आए 1451 से लेकर 1526 तक। आपको यहाँ सैयद वंश और तुगलक वंश के कार्यकाल में कुछ अंतर दिख रहा होगा, इसलिए कि 1398 में तक कोई खास वंश रह नहीं गया था। उसके बारे में जो भी हमें पढ़ना है वो कुछ 1-2 लाइन के बारे में पढ़ना है। इसलिए मूल वंश सैयद वंश है, जिसको 1414 से लेकर 1451 तक पढ़ना है। सैयद वंश का संस्थापक खिज्र खां था। तो यहाँ से लेकर लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 तक। 1526 में मुगल आ गए। मुगल आए, मुगल के आने से ये मुगल काल हो गया। यहाँ से लोधी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी को बाबर ने हरा दिया, और हराने के बाद मुगल वंश की नींव डाली। तो मुगल वंश का कार्यकाल रहा 1526 से लेकर 1857 तक। लेकिन हमने आपको बताया कि 1707 तक का मध्यकालीन इतिहास है, क्योंकि 1707 के बाद जो मुगल हुए उन्हें उत्तरवर्ती मुगल कहा जाता है। वो केवल नाम मात्र के शासक रह गए थे, उनकी सत्ता पे उतनी पकड़ नहीं रह गई थी, इसलिए उनको हम आधुनिक इतिहास में पढ़ते हैं। तो मुगल काल में इतने शासक हुए हैं, जिसमें से बाबर का कार्यकाल है 1526 से लेकर 1530, हुमायूं का है 1530 से लेकर 1556। यहाँ थोड़ा जाना है कि 1530 से लेकर 1540 तक हुमायूं शासक रहा। 64 और बिलग्राम 2 युद्ध हुए शेरशाह के साथ, और उस युद्ध में हुमायूं हार गया, दोनों युद्ध में। और हारने के बाद वो यहाँ से भारत छोड़ के भाग गया, और शेरशाह ने सूर वंश की स्थापना की, जो कि यहीं बिहार के सासाराम का रहने वाला था। तो 1540 से लेकर 45 तक शेरशाह रहा,
और उसका वंश सूर सम्राट 1540 से लेकर 1555 तक रहा। वापस हुमायूं आया और 1555 में शेर शाह के पुत्र को हराकर फिर से सत्ता पर कब्जा किया 1555 में, और दुर्भाग्य से 1556 में उसकी मृत्यु हो गई, सीढ़ियों से गिर गए। उसके बाद अकबर आया, हुमायूं का पुत्र था अकबर, जो कि 1556 से 1605 तक रहा। उसके बाद जहांगीर आया, 1605 से 1627 तक रहा। फिर शाहजहां 1627 से 1657 तक रहे। औरंगजेब 1658 से 1707 रहा। यहाँ 57 और 58 में इसलिए अंतर है कि औरंगजेब जो है दारा सिकों की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। 1 साल या 3-4 महीने कह लीजिए उसको अपने सत्ता को, औरंगजेब का भी दो बार हुआ है राज्याभिषेक, तो इसके चलते 1 साल का अंतर है यहाँ पे। तो 1658 से 1707 रहा। उसके बाद आया बहादुर शाह 1707 से 1712। अब बहादुर शाह से लेकर बहादुर शाह जफर तक ये जितने शासक हुए उत्तरकालीन मुगल कहलाए, यानी कि इनके बारे में हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, एक एक 2-2 लाइन पढ़ना है, क्योंकि ये उतने पावरफुल शासक नहीं रह गए थे। क्योंकि ये जो रहे, ये पुराने जो शासक थे उनके दम पर ही ये चले आए। तो बहादुर शाह 1707 से 1712 रहा। जहांदर शाह 1712 से 1713 रहा। फर्रुख सियर 1713 से 1719 रहा। मोहम्मद शाह 1719 से 1748 रहा। अहमद शाह 1748 से 1754 रहा। आलमगीर 1754 से 1759 रहा। आलमगीर द्वितीय शाह आलम द्वितीय 1759 से 1806 रहा। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 रहा। अब बहादुर शाह द्वितीय बहादुर शाह जफर 1837 से 1857 रहा। तो बहादुर शाह जफर जो है, और यहाँ पर देखिए बहादुर शाह, ये बहादुर शाह प्रथम है, ये बहादुर शाह द्वितीय है, इसका उपनाम बहादुर शाह जफर भी था, जिसे 1857 में यहाँ से अंग्रेजों ने निर्वासित करके रंगून भेज दिया और बाद में उसकी वहाँ 1862 में मृत्यु हो गई। तो इतने जो शासक हैं उत्तरकालीन मुगल हैं। इनमें से 3 शासक का, एक बाबर का, दूसरा जहांगीर का और तीसरा बहादुर शाह जफर का, इनका मकबरा जो है सो भारत के बाहर है, बाकी सारे का भारत में है। आपको एक चीज़ याद रखना, इनको सीक्वेंस जब आप याद करिएगा तो मान लीजिए बहादुर शाह के बाद अगर शासक का नाम नहीं भी आपको याद होता है तो इतना तो कम से कम आपको याद रखना ही है, औरंगजेब तक आप सीक्वेंस से याद करिएगा तो एकदम देखिएगा कि 1556 में समाप्त हुआ, 1556 में शुरू हो गया सॉरी 1627 में समाप्त हुआ, 1627 से शुरू हुआ, 1657 में समाप्त हुआ, 1658 में शुरू हुआ। तो इसको अगर आप सीक्वेंस से याद करेंगे तो बड़ी जल्दी याद हो जाएगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। मुगलों के बाद भारत पे अंग्रेजों का कब्जा हो गया। मुगलों के रहते ही औरंगजेब के समय लेके एक्चुअली भारत में अंग्रेज जो है सो अकबर के शासनकाल में ही आ गए थे। जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी उस समय अकबर का शासनकाल था 1600 में, और जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो उसमें जहांगीर का शासनकाल शुरू हो गया था। 1605 में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, लेकिन धीरे धीरे इसको सत्ता पे कब्जा जमाने में समय लगा। उसके बाद अंग्रेजों का शासन हो गया। तो अंग्रेजों के शासन में और कुछ मुगलों के बारे में भी हमको आधुनिक इतिहास में पढ़ना है। तो 1707 से लेकर 1947 तक का इतिहास जो है आधुनिक इतिहास में आता है। अब इसको भी 2 पार्ट में पढ़ना है, 1707 से लेकर 1915 तक, 1915 से लेकर 1947 तक। 1915 से लेकर 1947 तक के कार्यकाल को हम गांधी युग कहते हैं, क्योंकि भारतीय राजनीति में 1915 में गांधी जी का आगमन हो गया और 1947 तक 48 में उनकी हत्या हो गई। तो तब तक जो भी राजनीतिक माहौल रहे या जो भी आंदोलन हुए, या तो प्रत्यक्ष रूप से गांधी केंद्र में थे या अप्रत्यक्ष रूप से थे, लेकिन गांधी जी की ही इर्द गिर्द वो आंदोलन चलते रहे, इसीलिए इसे गांधी युग कहा जाता है। तो आधुनिक इतिहास में 2 पार्ट, 1707 से 1915 और 1915 से 1947। 1915 से 1947 को गांधी युग कहते हैं। और इससे पहले केंद्र में ज़्यादातर हमको कांग्रेस के बारे में पढ़ना है और भी कई एक नेताओं के बारे में पढ़ना है। तो मुझे लगता है कि आपको मोटा मोटी ये समझ में आ गया होगा कि इतिहास को हमें पढ़ना कैसे है, इतिहास में किन किन वंशों को पढ़ना है। अगर आप सीक्वेंस से पढ़िए तो आपको याद होगा, बोरिंग नहीं लगेगा। इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं आपको बताऊं, आगे के क्लास में और डिटेल समझा जाएगा। फिलहाल आपको इसको एक अच्छे नज़र से देखिए, इसको याद करिए, इसको समझिए। रटने से ज़्यादा समझने की कोशिश करना है। इतिहास या कोई भी सब्जेक्ट याद नहीं होने के पीछे रीज़न है कि हम उसको रटते हैं, उसको समझते नहीं। तो समझिए, सीक्वेंस से पढ़िए, आपको याद होगा। धन्यवाद।